जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के का पीसीएस प्रीलिम्स के लिए तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा जो ये हिस्ट्री का सीरीज़ है, इसका आज दूसरा लेक्चर है। टॉपिक 1 में हमने देखा था कि क्या पीवाईक्यू क्या जो पीवाईक्यू है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं, क्या वो सफिशिएंट है एग्जाम निकालने के लिए? तो नहीं, पीवाईटी इंपॉर्टेंट है। पीवाईटी आपको पढ़ना पड़ेगा। पीवाईटी का मतलब क्या कि प्रीवियस ईयर टॉपिक को पूरा घेर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। पीवाईक्यू से सिर्फ काम नहीं चलेगा, है ना। आइए देखते हैं। तो कल हमने प्रश्न देखा था जजायू का युद्ध। तो जो ये जजायू का युद्ध हुआ था वो 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। हमने इसका पूरा कारण देखा था कि जजायू का युद्ध हुआ क्यों था और किनके किनके मध्य हुआ था, है ना। आज हम उसी प्रकार से देखेंगे। अपना कई सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे कि लंपट मूर्ख किसे कहा गया। लंपट मूर्ख, यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लंपट मूर्ख कहा गया किसको। ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसका उत्तर है जहांदार शाह। जहांदार शाह, क्या उत्तर है? जहांदार शाह, ठीक ना। इनका उत्तर है जहांदार शाह। तो अब क्या है, जहांदार शाह तो आंसर हो गया, लेकिन ये जहांदार शाह थे कौन? कौन थे ये जहांदार शाह? आपको पता है ना। ये 1712 से लेकर के 1713 तक इनका शासन था जहांदार शाह का। और इन्हें लंपट मूर्ख क्यों कहा गया? क्योंकि क्योंकि आप ये एक इस बात को समझें आप कि ये हैं राजा। इनके बारे में कहा जाता है ना। इस शासन काल के बारे में, इनके बारे में कहा जाता है कि बादशाह का शासन काल गवैये, भाट, नर्तकों, नौटंकियों के लिए बहुत ही अनुकूल समय था, है ना। नचनिए, गवैये, भाट, नाटंकियों के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय था। ये ऐसा क्यों कहा गया, है ना। और इसी कारण इन्हें लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। क्यों, ये क्यों कहा गया, इसके बारे में आप ये समझ लें जहांदार शाह के बारे में। क्योंकि ये बहुत ही विलासी प्रकृति का था। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत ही किस प्रकृति का था? विलासी प्रकृति का था। विलासी प्रकृति का, ये इतना बड़ा मतलब आशिक टाइप का था, मतलब नहीं बोलना चाहिए लेकिन है भाई, जो हिस्ट्री में है वो है कि एक लाल कुंवर नाम की एक वेश्या थी, उसी के साथ ये दिन रात रहता था। उसके साथ इसके अनैतिक संबंध थे, उन्हीं के साथ, उसी के साथ ये क्या करता था, दिन रात रहता था। और ये इतना बड़ा आशिक था उसका कि ये जा करके जो है, ये जब अपने युद्ध में जाता था ना, तो युद्ध क्षेत्र में भी उसको साथ में लेकर के जाता था, है ना। आपको आगे भी स्टोरी में मैं बताऊंगा आपको कि ये इसको जब लड़ाई हुई फर्रुखसियर से, जब इसकी लड़ाई हुई और जब फर्रुखसियर का जब सैयद बंधुओं ने जब साथ दिया और इसको मारा, जब वहां पे जब इसकी हार हुई जहांदार शाह की, तो ये उसके साथ भाग रहा था, ये, है ना। ये उसके ही साथ भाग रहा था, जो लाल कुंवर नाम की वेश्या थी उसी के साथ। और सोचिए, जो इसका शासन काल था, अपने शासन काल में प्रशासन के जो महत्वपूर्ण पद थे, सेनाध्यक्ष, द्वारपाल, ये सारे जो मतलब जो उनके मंत्री, वजीर, ये जो सारे महत्वपूर्ण पद थे ना, इन पदों पर इसी जो ये लाल कुंवर थी, इसी के रिश्तेदारों को ही रखा हुआ था इसने, है ना। उसके ही सगे संबंधियों को रखा हुआ था। और इस वजह से जो प्रशासन के अन्य लोग थे, जो प्रशासन के आसपास के और लोग थे, जो कि मतलब जिनके अंदर क्षमता थी कि वो शासन को चला सकते थे, वो इनसे नाराज रहा करते थे। और देखेंगे कि आगे जाकर के वो किस प्रकार से जाकर के फर्रुखसियर से मिल जाते हैं और इसकी हत्या की साजिश रचते हैं ये लोग, ठीक ना, इस लंपट मूर्ख जहांदार शाह की। ठीक, तो जो अपने शासन ठीक से ना कर पाए उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। इतना बड़ा राजा, और सोचिए कि एक चीज के पीछे, विलासिता के पीछे ये पागल है, अपना राज्य नहीं संभाल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा। अब आप आगे की कहानी सुनिए इनकी कि इन्होंने कुछ कार्य किए थे। ये जो जहांदार शाह थे, ये कुछ कार्य किए थे जो कि आपके यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम क्या किया, इसके समय में जजिया कर क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। जजिया कर क्या किया गया, समाप्त किया गया। जो दूसरा काम किया गया वो क्या, कि बादशाह ने सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार, ये ध्यान रखिएगा, सवाई जय सिंह, अभी स्टोरी में आगे आएगा कि सवाई जय सिंह को मालवा, कहाँ का,
मालवा का सूबेदार इसको नियुक्त कर देता है और मिर्जा राजा की उपाधि देता है उनको क्या करता है, मिर्जा राजा की उपाधि देता है उनको। तीसरा काम क्या करता है कि मारवाड़ के जो राजा रहते हैं अजीत सिंह, मारवाड़ के जो राजा रहते हैं अजीत सिंह, इनको महाराजा की उपाधि दे देता है। देखना सबको उपाधि दिया जा रहा है। चौथा, बादशाह ने लाल कुंवर को इम्तियाज महल की उपाधि देकर नक्कारे के प्रयोग की अनुमति दे दी थी, जो कि बादशाह के चिन्ह थे। ठीक है ना, इनकी याद में इम्तियाज महल बनवाया था इसने। ठीक, अब आगे की कहानी सुनिए, होता क्या है ना, कि आगे की कहानी सुनिए कि क्या होता है। इसने जहांदार शाह ने क्या किया था कि जुल्फिकार खान नामक एक व्यक्ति था, जुल्फिकार खान नामक एक व्यक्ति था, उसको क्या किया था, अपना वजीर बना दिया था। ठीक है ना, जुल्फिकार खान के पिता असद खान को वकील बनाया। जो असद खान थे, ये दोनों ध्यान रखिएगा, असद खान को इसने वकील बनाया और जो वो जुल्फिकार खान था, ठीक है ना, जुल्फिकार खान को वजीर बनाया। ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, मैं एक बार और ये नाम बताता हूं क्योंकि आगे स्टोरी में आपको लगेगा ये दोनों नाम कहां से आ गए, है ना। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान के पिता असद खान को वकील और जुल्फिकार खान को वजीर बनाया। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, अभी आगे कहानी में ये दोनों आएंगे। देखेंगे कि यही दोनों कहीं ना कहीं इसको कैद करवाने में इन्हीं दोनों की बाद में आगे चल करके बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ठीक, तो होता क्या है कि इसका एक भतीजा होता है फरुखसियर। भतीजा मतलब चाचा का बेटा, समझ रहे हैं ना आप, फरुखसियर। तो यानी इसके एक चाचा भी हैं। तो अब जब चाचा हैं और भतीजा है तो ये दोनों क्या करेंगे, उस क्षेत्र के लिए हमेशा कहीं ना कहीं युद्ध के लिए एकदम तैयार रहेंगे। ठीक, तो जो भतीजा इसका फरुखसियर था वो तत्कालीन बंगाल का गवर्नर था। क्या था वो, तत्कालीन बंगाल का गवर्नर था और उत्तराधिकार के लिए युद्ध में अपने पिता की सहायता के लिए राजधानी की ओर प्रस्थान किया। परंतु जैसे ही वह मार्ग में पहुंचता है उसको पता चलता है कि हमारे पिता की मृत्यु कर दी गई है और जहांदार शाह राज्यारोहण की सूचना कर अपने राज्यारोहण की मतलब आदेश दे देता है अपने, है ना। तो उसको सूचना मिलती है, राज्यारोहण करा लिया किसने, जहांदार शाह ने। यह खबर किसको मिलती है, फरुखसियर को। और बाद में क्या करता है कि पटना पहुंचकर ये स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है। और जो बिहार के पटना कौन जाता है, फरुखसियर, और बिहार के जो नायब सूबेदार था हुसैन अली, ये नाम याद रखे, हुसैन अली को अपनी ओर मिला लेता है, हुसैन अली को अपनी ओर मिला लेता है। और हुसैन अली, दो व्यक्ति आप ध्यान दें, हुसैन अली क्या करता है फिर बाद में यही फरुखसियर की सहायता के लिए तैयार हो जाता है। और फरुखसियर की जो माँ थी, फरुखसियर की जो माँ थी वो हुसैन अली के यहाँ पे दो व्यक्ति थे, सैयद बंधु थे, जिनको सैयद बंधु कहा गया था, है ना। उनसे जा करके मिलती है, सैयद बंधुओं से। ठीक, तो सैयद बंधुओं की माँ से कहती है कि हुसैन अली फरुखसियर की सहायता कर उसका राज्य दिलवाए। हुसैन अली क्या करे, फरुखसियर की सहायता करे। ठीक है ना, ये जो हुसैन अली रहता है, जो नायब सूबेदार बिहार का, उससे कहती है कि फरुखसियर को उसका राज्य दिलवाए। ठीक, और यहीं पे रहते हैं दो सैयद बंधु। ठीक, तो आगे क्या होता है, आगे क्या होता, लड़ाई शुरू होती है कहां पर, कौन से स्थान पर, सामूगढ़ नामक स्थान पर, सामूगढ़ नामक स्थान पर लड़ाई शुरू होती है। हुसैन अली साथ देता है किसका, जहांदार शाह से नाराज था, और वो किसका साथ देता है, फरुखसियर से, जिसकी मां जाकर के मिलती है हुसैन अली की मां से। ठीक, तो ये क्या होता है, हुसैन अली जो बिहार का सूबेदार था उसका साथ देने को तैयार हो जाता है और सामूगढ़ नामक स्थान पर युद्ध होता है। फरुखसियर को मात देते हैं ये दोनों, मतलब उसको, फरुखसियर को हार मिलती है और जहांदार शाह क्या करता है, सॉरी, फरुखसियर को विजय मिलती है, जहांदार शाह को हार मिलती है। ठीक ना, ये फरुखसियर की तरफ से लड़ता है ना, तो फरुखसियर को जीत दिलाता है और जहांदार शाह की अपनी हार होती है, जहांदार शाह की, जिसको लंपट मूर्ख कहा गया। और वो वहां से भी, आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो अपनी प्रेयसी को भी लेकर के जाता था। तो जहांदार शाह अपनी प्रेमिका जो थी उसकी, लाल कुंवर, उसके साथ भाग खड़ा होता है, उसके साथ ही भाग रहा होता है। परंतु जो असद खान रहता है वो जुल्फिकार खान के कहने पर जहांदार शाह को कैद कर लेता और फरुखसियर को ले जाकर के सौंप देता है। किसको ले जाकर के सौंपता है, फरुखसियर को,
यानी जो जहांदार शाह का भतीजा रहता है, जो जहांदार शाह फर्रुखसियर के पिता की हत्या किया रहता है, जहांदार शाह को क्या करता है, फर्रुखसियर को ले आकर के सौंप देता है और इस प्रकार जहांदार शाह के अयोग्य शासन का अंत होता है ना। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो ये क्या हुआ, आपका पूरा जहांदार शाह का से संबंधित कई सारे क्वेश्चन हो गए। इसमें आपको ये पता चल गया कि फर्रुखसियर कैसे आता है खेल में, है ना। आगे फर्रुखसियर के बारे में पढ़ेंगे कि उसको घृणित कायर क्यों कहा जाता है, तो ये कैसे आ गया खेल में, कैसे जहांदार शाह से संबंधित था, है ना। जो सैयद बंधु थे, जो सैयद बंधु थे, जिनको कहा जाता था कि किंग मेकर, इनको क्या कहा जाता था, बाद में आप देखेंगे इन्हीं को क्या कहा जाता था, सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था। हुसैन अली और अब्दुल्ला खान 2 भाई थे, इनको मतलब कि जो राजा बनाने वाले कहा जाता था इनको, कि यही लोग राजा बनाते थे। तो इन सब ये पूरा कनेक्ट हो गया सब कुछ, है ना। तो हम लोग इसी तरह से हिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करते चलेंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन करके, सिर्फ आंसर नहीं कवर होगा और आपको याद रखने में भी आसानी होगी। अब आप देखिए ना, अब आप खुद ही सोचिए कि एक आप रटे रहते, है ना, एक आपने रट लिया होता, ठीक है ना, एक सेकेंड, एक आपने इसको रट लिया होता, ये युद्ध कब हुआ और लंपट मूर्ख किसको कहा गया, और दूसरा अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि जहांदार शाह कौन था, ठीक ना, और फर्रुखसियर कौन था, ये दोनों कभी नहीं भूलेंगे। सैयद बंधु कौन थे, ये दोनों कभी नहीं भूलेंगे। हुसैन अली कौन था, ये दोनों कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घृणित कायर किसे कहा गया। घृणित कायर, फर्रुखसियर को ही घृणित कायर कहा गया है। और क्यों कहा गया है इसको घृणित कायर, क्यों कहा गया है फर्रुखसियर को घृणित कायर, आइए हम लोग देखते हैं, है ना। हाँ तो मित्रों, इसकी क्या कहानी है, ये जो फर्रुखसियर है इसकी क्या कहानी है, ये आप लोगों को इतना तो पता ही है कि सैयद बंधुओं की मदद लेकर के, सैयद बंधु यानी हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, इन 2 व्यक्तियों की मदद लेकर के ये कुर्सी पर बैठा रहता है ना, ये राजा बनता है। और इनका क्या रहता है, ये कृतज्ञता रहती है इसके ऊपर हमेशा, है ना। तो क्या करता है ये कि अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाता है, अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाता है जो ये रहते हैं, और ये जो हुसैन अली रहते हैं इनको मीर बख्शी का पद इनको देता है, ठीक है ना, इनको मीर बख्शी का पद देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फर्रुखसियर ने आदेश देकर ये क्या किया, फर्रुखसियर ने आदेश देकर जुल्फिकार खान की हत्या करवाई। फर्रुखसियर जो था ये आदेश देकर के जुल्फिकार खान की भी हत्या करा देता है, जो किसके साथ में रहता है, जहांदार शाह के साथ में रहता है, ठीक है ना, उसकी हत्या करा देता है ये। और दूसरा क्या काम क्या करता है, मिर्जा राजा जो जय सिंह थे उनको सवाई की उपाधि से विभूषित करता है, उनको सवाई की उपाधि देता है। और अपना राज्य बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अजीत सिंह क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह किससे करते हैं, फर्रुखसियर से कर देते हैं। तो अजीत सिंह भी ताकतवर हो जाते हैं और ये भी, इन दोनों की ताकत एक हो जाती है ना। उसके बाद क्या होता है कि ये जो रहता है फर्रुखसियर, ये इतना आजिज आ जाता है इनसे, हुसैन अली से, ये दोनों जो बंधु रहते हैं सैयद बंधुओं से इतना आजिज आता है कि हमेशा इनको मरवाने की फिराक में रहता है कि कैसे करके इनकी वो हत्या करा दे, इन दोनों अली बंधुओं की। ठीक, तो क्या करता है, यह पत्र लिखता है हुसैन अली को मारने के लिए। किसको पत्र लिखता है, अजीत सिंह को पत्र लिखता है कि आप हुसैन अली की किसी भी तरह से हत्या करा दें। और वो पत्र क्या होता है, सार्वजनिक हो जाता है। पत्र क्या होता है, वो सार्वजनिक यानी सबके बीच में फैल जाता है, सबको पता चल जाती है। पर किसी तरह से बहला फुसला करके, मना करके उसको रखता है कि नहीं भाई, मतलब ये तो मतलब गलतफहमी हो गई है, किसी तरह से मैं किसी और को लिख रहा था, कुछ करके मतलब अपना किसी तरह से उसको मैनेज करता है। उसके बाद लेकिन फिर वो क्या करता है कि दक्कन के सूबेदार के रूप में हुसैन अली को भेजता है, दक्कन के सूबेदार के रूप में हुसैन अली को भेजता है। वहां भी इसे मुगल प्रतिनिधि दाऊद खान, जो दाऊद खान रहता है, मुगल प्रतिनिधि रहता है, वो उसको मारने का प्रयास करता है। इसी बात से हुसैन अली जो है एकदम नाराज हो जाता है, एकदम बौखलाहट में आता है
और फर्रुखसियर से कुछ नाराज होकर 1719 में जाकर के मराठा पेशवा, मराठा के जो पेशवा रहते हैं बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करता है। बालाजी विश्वनाथ से हुसैन अली जाकर के दिल्ली की संधि करता है और मराठा सेना की सहायता से हुसैन अली फर्रुखसियर को अपदस्थ कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। तो जो फर्रुखसियर था उसकी हत्या के कौन करवाता है? यही जो अली बंधु इसको बैठाए थे, उसी अली बंधु में से एक था हुसैन अली, जिसको ये बार बार मरवाने की कोशिश करता था। और नाराज होकर के वो जाकर के क्या करता है, बालाजी विश्वनाथ से संधि करता है दिल्ली की, और बालाजी विश्वनाथ का साथ देता है। और बालाजी विश्वनाथ जो मराठा सेना इसका साथ देती है, और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, फर्रुखसियर को हटा देते हैं और उसकी हत्या करा देते हैं। ठीक ना, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है करनाल का युद्ध। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करनाल का युद्ध। हाँ, तो ये करनाल का युद्ध जो होता है वो कब होता है? यह होता है 24 फरवरी 1739। कब होता है? 24 फरवरी 1739। किसके किसके मध्य होता है ये? किसके किसके? मोहम्मद शाह और जो दूसरा रहता है वो कौन रहता है? नादिर शाह। इन दोनों के मध्य होता है। इसमें अब ये नादिर शाह कौन है, ये इस बात को समझे। मोहम्मद शाह कौन है, इस बात को समझे। देखिए मोहम्मद शाह तो यहाँ के शासक थे, है ना। मोहम्मद शाह तो जो है वो यहाँ के शासक थे, है ना, लेकिन करनाल के शासक थे, लेकिन करनाल और आसपास के क्षेत्र के। लेकिन जो ये नादिर शाह था वो कौन था? विदेशी था। कहां से आया था? ये ईरान से आया था। इसको ईरान का नेपोलियन कहते थे, नादिर शाह को। ये कौन था? ये एक गडरिया था, है ना, ये एक गडरिया था। और उसके अंदर वो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी था कि उसके अंदर सम्राट बनने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। सदैव ही ये साम्राज्य विस्तार की इसकी नीति रही है। और इसी क्रम में वो भारत की ओर रुख करता है। इसी क्रम में क्या करता है? वो भारत की ओर रुख करता है और 11 जून 1738 को गजनी में प्रवेश करता है। कहाँ पे प्रवेश करता है? गजनी में प्रवेश करता है। और फिर 29 जून को काबुल पर अधिकार कर लेता है। ठीक, मात्र 15 दिन के अंदर, 15-17 दिन के अंदर काबुल पर अधिकार कर लेता है। और जो वहां का सरदार रहता है, मुगल सरदार, जिसका नाम रहता है नासिर खान, जिसका नाम क्या रहता है? नासिर खान, वो इसके नादिर शाह के सामने अपने घुटने टेक देता है, यानी हार मान लेता है। ठीक, क्या करता है? हार मान लेता है अपना। इसके बाद क्या करता है? वो लाहौर के भी गवर्नर को वो हटाता है। लाहौर की भी जो गवर्नरी है उसको भी वो अपने अंतर्गत शामिल कर लेता है। और इसी के साथ दिल्ली की ओर कूच करता है, दिल्ली की ओर बढ़ता है। ठीक है ना। और इसके साथ में दिल्ली जो नासिर खान था और लाहौर का गवर्नर, वो दोनों भी इसके साथ साथ आते हैं। ठीक है ना। जहां पर मोहम्मद शाह बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? जहां पर मोहम्मद शाह बैठा हुआ था। तो जैसे ही मोहम्मद शाह को खबर मिलती है कि अब जो नादिर शाह है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और वो लाहौर और काबुल पर अटैक करके उन दोनों पर विजय पा चुका है, तो वो एकदम से घबरा जाता है और क्या करता है? निजामुल मुल्क, ठीक है ना, 3 व्यक्ति हैं, निजामुल मुल्क, खाने दौरान और शहादत खान। 3 व्यक्ति रहते हैं, निजामुल मुल्क, खाने दौरान और शहादत खान। इन तीनों को लेकर के पहुंच जाता है कहां पर? करनाल के मैदान में। करनाल के मैदान में पहुंच जाता है। और नादिर शाह की जो सेना रहती है ना, उसके सामने ये जो इन चारों की कुल सेना थी, लगभग लाखों की संख्या में तादाद में जो इनके पास सेना थी, मात्र 3 घंटे में इनकी सेना एकदम घुटने टेक देती है ना। किसकी? मोहम्मद शाह की सेना नादिर शाह की सेना के सामने मात्र 3 से 4 घंटे में घुटने टेक देती है और इनकी पराजय हो जाती है। इनकी क्या होती है? पराजय हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? जो निजामुल मुल्क रहता है उसमें वो मध्यस्थता करता है और इनके बीच में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में मध्यस्थता करता है। और नादिर शाह को 50 लाख रुपए नादिर शाह को मोहम्मद शाह
देते हैं, उसके बाद ये क्या करता है, अपना लौट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करता है, अपना लौट जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो एक और था सादत खान, उसको भी लालच पड़ी रहती है मीर बख्शी का पद पाने की, जिसको उसको मिलता नहीं है। तो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है, दोस्त होता है। तो वो क्या करता है, नादिर शाह से कहता है एक बार और दिल्ली पर आक्रमण करो और लगभग 20 करोड़ रुपए तुमको प्राप्त होंगे, है ना। नादिर शाह से कहता है एक बार दिल्ली पर आक्रमण करो और 20 करोड़ रुपए तुमको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। और फिर नादिर शाह क्या करता है, पुनः वापस आता है, ठीक है ना, वापस आता है और दिल्ली पर क्या करता है, कब्जा जमा लेता है, आकर के दिल्ली पर कब्जा जमा लेता है। और उसी समय लगभग 30 करोड़ रुपए, हीरे जवाहरात, चांदी, 1000 ऊंट, 10,000 ऊंट, 100 हाथी, है ना, कई मतलब बढ़ई, सबको लेकर के चला जाता है वो। और भी कश्मीर और सिंध के प्रदेश को मिला लेता है ना, ले लेता है, ठीक। बंदरगाह भी ले लेता है भारत के, उस पर भी अपना वो देता है, मतलब कि अब अधिकार कर लेता है इस पे कि ये मेरा अधिकार है। सबसे बड़ी चीज कि जो कोहिनूर हीरा था वो भी नादिर शाह लेकर के लूट के अपने साथ लेकर के चला गया, ठीक है ना, वो अपने साथ लेकर के चला गया। और मुगल सम्राट की पुत्री का विवाह नादिर के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से होता है। जो नादिर का पुत्र रहता है ना, जो नादिर के पुत्र से होता है मुगल सम्राट का विवाह। और इस तरह से दोनों, मतलब कुल मिला जुला के इस तरह से ट्रीटी होती है और फिर उसके बाद वो वापस जाता है। और कुल मिला के ये इसके पीछे की कहानी है। तो कोहिनूर हीरा यहाँ से चला जाता है। जो मैंने अपने पहले उसमें पूछा था आपसे कि महाराणा रणजीत सिंह को शाहसुजा देता है, वो अफगानिस्तान का शासक रहता है, तो उस तक कहाँ से पहुंचता है, तो भारत से लूट कर कौन ले गया रहता है। अभी आप दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे, आप घबराइए नहीं, है ना। अभी तो आप करनाल का युद्ध पढ़े, इसके अगला वाला ही चैप्टर है ये, ठीक, अगला वाला ही क्या है, ये टॉपिक क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये पता चल गया कि कौन लूट के ले गया, है ना, कोहिनूर हीरे को नादिर शाह लूट के ले गया। नादिर शाह कहाँ से आया था, ईरान से आया था, ठीक। अब अगला जो प्रश्न है उस पर हम लोग देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी कि क्या क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है, मजा आ रहा है क्लास पढ़ने में, मजा आना चाहिए, है ना। कुल मिलाकर के क्लास बोरिंग नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया। अब अगला प्रश्न ये है, तो इसका उत्तर क्या है, किससे प्राप्त किया, शाह शुजा से, जो कि अफगानिस्तान का शासक था। शाह शुजा कहाँ था, अफगानिस्तान का शासक था। इससे कोहिनूर हीरा वो प्राप्त करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कोहिनूर हीरे का इतिहास क्या है। कोहिनूर हीरा सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, फिर वो कैसे जो है वो इसके हाथ तक आता है ना, कैसे वो शाह शुजा के हाथ तक आता है वो हीरा। आइए देखते हैं। होता क्या है कि जो कोहिनूर हीरा है ना, वो तेलंगाना में मिलता है। जो वहां के शासक रहते हैं प्रताप रुद्रदेव, उनको एक खान से मिलता है और श्रमिक उनको ला करके वहां के देते हैं कि ये लीजिए कोहिनूर हीरा हमें प्राप्त हुआ है। ये गोलकुंडा के खान से उनको प्राप्त होता है, ठीक है ना। और यह हीरा संताली जो उस सल्तनत के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी को, उसके एक सेनापति मलिक काफूर ने 1310 में भेंट किया इसको। मलिक काफूर सबसे पहले उसको लूटता है यहाँ से और ले जाकर के किसको देता है, अलाउद्दीन खिलजी को देता है, ठीक है ना, मलिक काफूर को। और रही बात आगे कि मलिक काफूर को कैसे वो मिलता है, मलिक काफूर को, ठीक, आपने देखा कि मलिक काफूर को प्राप्त होता है। और मलिक काफूर के बाद मलिक काफूर को कैसे प्राप्त होता है ये देखते हैं हम लोग। मलिक काफूर ये आक्रमण कर देता है तेलंगाना पे। तो कुछ लोग कहते हैं कि आक्रमण के दौरान इसने लूट लिया था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये, कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखा है कि रुद्रदेव जो थे उन्होंने इसको भेंट स्वरूप प्रदान किया, कि मतलब ट्रीटी के तहत इसको भेंट स्वरूप प्रदान किया। और इसके बाद ये क्या हुआ, ये चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो इस तरह से ये दिल्ली तक पहुंचता है, ठीक, दिल्ली तक पहुंचता है। फिर उसके बाद खिलजी के बाद किसका शासन आता है, लोदी का। तो सिकंदर लोदी जब अपना परिवर्तन करता है ना राजधानी आगरा में, तो इस हीरे को आगरा लेकर के चला जाता है सिकंदर लोदी, ठीक है ना। जहां पे बाद में जब मुगल शासक हुमायूं जब पहुंचता है
आगरा, तो ये उसको प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस तरह से करके वो हुमायूं के पास आता है। हुमायूं के बाद कौन शासन करता है? मोहम्मद शाह, इसी को जिसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं ये, ठीक है ना। इसी को मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, जो मुगल शासक था। इनकी मुगल शासकों का क्या करता था? शोभा बढ़ाता था ये, ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला से ही आप कहानी को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मोहम्मद शाह से ही जब मुगल शासक था, जब दिल्ली पर आक्रमण करता है नादिर शाह, नादिर शाह जिसको कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह जिसको कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, वो नादिर शाह उससे लूट करके लेकर के चला जाता है। नादिर शाह के बाद इस पर अधिकार होता है अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली को मिलता है। और अहमद शाह अब्दाली के बाद शाह सुजा वहाँ के शासन को देखता है, तो वो फिर बाद में शाह सुजा को मिल जाता है। और अंततः शाह सुजा जो है ये कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को भेंट करता है 1809 में। तो देख रहे हैं एक हीरा जो है वो कितना घूम रहा है ना, एक हीरा घूम रहा है। तो चलिए, ये हो गया आपका कोहिनूर हीरे का इतिहास भी हो गया, और महाराजा रणजीत सिंह को हीरा कैसे प्राप्त हुआ ये भी आपने देख लिया। तो आइए, जब हम लोग रणजीत सिंह के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो रणजीत सिंह के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, है ना। रणजीत सिंह के बारे में और भी जो आगे की स्टोरी है हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो रणजीत सिंह कहाँ के थे, है ना, आगे भी देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में भी थोड़ा सा देख लें, कुछ क्वेश्चंस और कवर अप हो जाएंगे आप लोगों के। रणजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अब ये क्या था, सुकरचकिया मिसल क्या है? मिसल जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है समान, है ना, समान या एक जैसा, ठीक। तो एक जैसे कई उसमें ग्रुप्स में बट गए थे वो, जिनको क्या कहा जाता था? मिसल। और कुल कितने? 12। कुल कितने मिसल थे? 12। कुल कितने मिसल थे? 12, ठीक है ना। और ये किसके समय में जो है बटे थे? अगर कभी प्रश्न पूछ दे तो आप एक बात के लिए ध्यान रखिएगा, जस्सा सिंह अहिलूविया के समय में, ठीक है ना। जस्सा सिंह अहिलूविया के समय में ये बटे थे 12 मिसल में। 12 मिसल कौन से थे वो आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक बार मैं एक स्टोरी क्योंकि चल रही है तो मैं कंटिन्यूटी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि सिंहपुरिया, है ना, अहलूविया मिसल, रामगढ़िया मिसल, ठीक है ना, फुलकिया मिसल, कन्हैया मिसल, ठीक है ना, कन्हैया मिसल, भंगी मिसल। सबसे शक्तिशाली मिसल कौन सा था? भंगी मिसल, जिसके राजा थे हरि सिंह, हरि सिंह, ठीक है ना। सबसे जो अच्छा मिसल था, सबसे शक्तिशाली मिसल था वो था भंगी मिसल, जिसके राजा थे हरि सिंह, ठीक। इसके बाद सुकरचकिया मिसल, निशान वलिया मिसल और करोड़ सिधिया मिसल, ठीक। उल्लेवालिया मिशल, नकाई मिशल, शहीदी मिशल, इतने सारे मिशल थे, 12 मिशल थे। उसमें से जो सुकरचकिया मिशल था उसी के सरदार थे कौन? चरत सिंह, जिनके बाद महासिंह हुए और उनके बाद रणजीत सिंह हुए, ठीक है ना। तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिशल से संबंधित, ठीक। तो ये हो गया। दूसरी चीज, अगला जो प्रश्न बनता है इन्हीं से चूंकि संबंधित है तो उसको भी देख लेते हैं। बस ज्यादा देर नहीं, थोड़े और देर का वीडियो बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं। अमृतसर की संधि। तो ये जो अमृतसर की संधि होती है वो कब होती है? 1809 में। अमृतसर की संधि संधि कब होती है? 1809 में होती है, ठीक ना। किसके किसके मध्य होती है ये होती है राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ, जो अंग्रेज रहता है, उसके मध्य होती है। और उसमें क्या क्या कुछ शर्तें जो थी वो क्या क्या थी? शर्त थी कि राजा रणजीत सिंह के राज्य की सीमा सतलज नदी तक ही रहेगी, उसके आगे नहीं रहेगी, ठीक ना। सतलज नदी तक ही इनकी सीमा रहेगी। दूसरा क्या था? सतलुज के पश्चिम रणजीत सिंह को 45 परगनों पर अधिपत्य स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना, कि ये जो 45 परगने हैं वो रणजीत सिंह के ही रहेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद लुधियाने में एक सेना रहेगी जो रणजीत सिंह की पश्चिमी गतिविधियों पर नियंत्रण करेगी, है ना। लुधियाना में एक सेना रहेगी। लुधियाना किधर है? इसके लेफ्ट में है ना, दिल्ली के पंजाब के क्षेत्र में। तो वहां पे एक सेना रहेगी जो रणजीत सिंह की गतिविधियों पर
नियंत्रण करेगी और सतलज के पूरब में अंग्रेज रहेंगे, परंतु उत्तर में रणजीत को राज्य विस्तार की छूट मिली कि आप उत्तर साइड में, पश्चिम साइड में भी लगा दिया, पूरब साइड में खुद थे और उत्तर साइड में थोड़ा सा वो क्या कर सकते थे, अपने राज्य का विस्तार कर सकते थे। ठीक, तो ये जो शाह सुजा था ना, ये भी बाद में आकर के इन्हीं की शरण में आया था। जब वहां पे अफगान में जब बहुत सारा जब विद्रोह होने लगा तो ये शाह सुजा के समक्ष आया, इनका शरण लिया और तभी इसने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक ना। फिर उसके बाद क्या होता है, रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर प्रांत को जीत लिया। जो उत्तर में इनको मिला था कि आप उत्तर में बढ़ सकते हैं, तो इसने जम्मू कश्मीर प्रांत को जीता और इसके सेनापति जो थे हरि सिंह नलवा, है ना, हरि सिंह नलवा, ठीक है ना, ने जमरूद एवं पेशावर को अफगानों से छीनकर सिख राज्य में मिला लिया। ठीक है ना, सिख राज्य में मिला लिया। अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप के डर से रणजीत सिंह की बात मानकर अंग्रेजों ने अफगान शासक दोस्त मोहम्मद को त्रिपक्षीय संधि के तहत, है ना, त्रिपक्षीय संधि के द्वारा शाह सुजा को अफगानिस्तान का शासक बना दिया। बाद में कुल मिलाकर के उसने हीरा दिया, इसने उनको शासक बनवा दिया, है ना, शाह सुजा को। ठीक, कि अगर ये वहां पे रहेंगे अफगानिस्तान क्षेत्र में शाह सुजा, तो जो रूस के हैं, है ना, जो रूस है वो क्या होगा, सीधे भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगा और अंग्रेज भी सुरक्षित रहेंगे और जो पंजाब के लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के अंत में त्रिपक्षीय संधि होती है। किसके किसके बीच, शाह सुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य होती है त्रिपक्षीय संधि। ठीक है ना। उसके बाद अंत में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है, 1839 में होती है। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है, 1839 में। तो देखिए आज के क्लास में कहने को तो सिर्फ हमने 5 टॉपिक कवर किया, 5 से 6, 1 2 3 4 5, लेकिन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए। कई क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए। जैसे लंपट मूर्ख किसे कहा गया, पहला तो प्रश्न आपने ये पढ़ा था। ठीक ना। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि लाल कुंवर नामक वेश्या का संबंध किस शासक से था। ठीक। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इम्तियाज महल इम्तियाज महल की उपाधि किसको दी गई थी, है ना। चौथा, फरुखसियर कौन था, हुसैन अली कौन थे, सैयद बंधु का जो उद्भव हुआ था वो कब हुआ था, उन्होंने किस युद्ध में कहाँ के युद्ध में अपनी उपयोगिता दर्ज की थी उन्होंने। ठीक, तो ये बहुत सारे प्रश्न आपने, फिर फरुखसियर सैयद बंधुओं ने किस शासक की हत्या वो हुसैन अली खान ने की। ठीक है ना, हुसैन अली ने की, क्यों की। ठीक है ना, किसकी सहायता ली थी हुसैन अली ने इनकी हत्या करने के लिए, तो मराठा सेना की सहायता ली थी। ठीक है ना, और मराठा सेना में भी किसकी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता ली थी। तो बहुत सारे प्रश्न क्या हैं उसमें कवर हुए हैं। ठीक ना। आगे क्या था हमारा, जो करनाल का युद्ध था उसको हमने देखा। नादिर शाह, इसमें ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। नादिर शाह कहाँ से था, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। ठीक है ना। अगर आपसे कभी पूछता है कि नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, किसने आमंत्रित किया था, बाद में तो आपको पता है किसने आमंत्रित किया था। ठीक है ना, बाद में आपको पता है किसने आमंत्रित किया था, किसने बताएंगे, सादत खान ने। लेकिन उसके पहले भी मुगल जो दरबारी थे ना, उन्होंने सबसे पहली बार इसको आमंत्रित किया था कि आप आइए और दिल्ली में लूट मचाइए। ठीक है ना। अब क्या कारण थे उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि स्टोरी फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, फिर नादिर शाह दोबारा जब आक्रमण किया, कब किया। ठीक है ना, हमने पूरा कोहिनूर हीरे का संक्षिप्त इतिहास देखा कि नहीं तो ऐसे लगता कि कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान में पाया गया है, पर कोहिनूर हीरा तेलंगाना में पाया गया है। ठीक है ना, किस जगह पर पाया गया, गोलकुंडा में पाया गया। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्या है, मिल गए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।